Hello, good evening, students. How are you? Welcome to my channel. I am your host. I am your tutor, Vishal Bhatia. Will take care of your today's session. जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी ये सीरीज चल रही है जिसमें हमारे पास जेई 2025 में होने वाले पेपर्स का सॉल्यूशन मैं आप सबको दे रहा हूँ। और उन सॉल्यूशंस के दौरान मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि आने वाली शिफ्ट में जो पेपर है वो किस तरीके का आएगा और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहां से पेपर आ सकता है। अभी तक हमने जो है बिल्कुल वैसा ही देखा है जैसा मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है जेई जो है वो पैटर्न रिपीट कर रहा है। जेई जो है वो क्वेश्चंस रिपीट कर रहा है। आपने मेरे जो वीडियोस है उनमें देखा होगा, जिन जिन टॉपिक और कंटेंट के ऊपर हमने जो है फोकस किया है वो टॉपिक और कंटेंट जो है जेई में पूछ रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो पेपर है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर। 24 जैन का पेपर है। 24 जैन में मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ पेपर जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है सर वो यहाँ पे मेरे पास क्या आया है। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर डी एंड एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है और बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सर। और मैं आपको बता दूं कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है इसमें से, ये वो आप मुझसे पूछ रहा है। तो आपने बोला सर इस तरीके के क्वेश्चन जो है हम आपको क्लासेस के अंदर कराते हैं, अपनी एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है तो एनसीईआरटी के अंदर भी कराते हैं। आपने बोला सर सिंपली जो है मैं यहाँ पे यूरोपियम दे रखा है और सीरियम दे रखा है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे पूछता यूरोपियन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आपका आंसर जो है वो वहीं से आ जाता। यूरोपियन की कॉन्फ़िगरेशन जो है सर आपने बोला XC4F7 6S2 होती है। और अगर मैं वहीं आपसे बात करता सीरियम की कॉन्फ़िगरेशन की, तो आपने बोला सर जीनॉन 4F1 5D1 और 6S2। ये कॉन्फ़िगरेशन होती है सर जो 12th क्लास में बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी आपको पढ़ाई जाती है और इंपॉर्टेंट है। आपने बोला सर ऊपर दिए हुए ऑप्शंस हैं, नीचे दिए हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैच कर लीजिए। आइए करता हूँ। यूरोपियन में से दो इलेक्ट्रॉन निकाले मैंने। तो यूरोपियन में से दो इलेक्ट्रॉन निकाले तो सर हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मुझे नजर आ रही है। हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है। ठीक है सर, ये हाफ फील्ड है। सीरियम के अंदर से मैंने दो इलेक्ट्रॉन निकाले तो सर दो इलेक्ट्रॉन निकालने पे पीछे जो है मेरे पास 4F1 और 5D1 बच रहा है। कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सर ये ऑप्शन जो है ये नहीं होगा मेरा। सीरियम +4, सर +4 का मतलब है ये गया और ये चला गया। अरे सर ये तो नोबल गैस बन गया। तो सीरियम +4 मेरे पास क्या बन रही है सर, नोबल गैस बन रही है। उसके बाद क्या कहना सर, यूरोपियन +4। तो यूरोपियन +4 में आपने बोला दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से और चले जाएंगे। तो सर ये तो मेरे पास यहाँ पे आपने कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब कर दिया। हाफ फील्ड से भी आप जो है डिस्टर्ब्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ले आए, तो अब आपने बोला सर सबको आंसर दिख गया। आंसर जो होगा वो सीरियम +4 होगा, जो कि वहां पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो रही है। इसलिए वो मेरे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। कितना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है सर, इसकी बात करते हैं। देखिए, इसलिए मैं आपको कहता हूं एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। एनसीईआरटी के अंदर कोट लिखा हुआ है साफ साफ। जब हम आपको पढ़ाते हैं तो इसको हम अंडरलाइन करवाते हैं आपके पास कि सर जो KMnO4 होता है, आपने पढ़ा है KMnO4 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये जो सीरियम +4 होता है, ये KMnO4 से भी ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है सर। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आपने बोला सीरियम +4 को अगर मैं सीरियम +3 में कन्वर्ट करता हूं और इसके लिए E0 की वैल्यू देखता हूं, तो सर प्लस में 1.74 वोल्ट की वैल्यू है। बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऐसा आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। बोलिए क्लियर है क्या। तो बहुत ही सिंपल सवाल था सर पहला। आइए दूसरा देखते हैं। देखिए, लास्ट पेपर में भी डिस्कस किया था आपसे कि वो जो है थर्मोडाइनमिक्स में से सवाल पूछ रहा है। पिछले दो सेशन में उसने जो सवाल है वो पूछा था आपका ΔG = ΔH - T ΔS के ऊपर। बिल्कुल सेम सवाल जो है तीसरी बार आपको देखने को मिल रहा है और पैटर्न उसने अलग तरीके से बदल दिया। आइए जरा चेक करते हैं इसका आंसर क्या होगा, कैसे निकालेंगे। सर बोल रहा है एक प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है जब वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जब उसको मैं फ्रीज करता हूं। और वो स्पॉन्टेनियस होता है जब मैं उसको बॉयल करता हूं। बॉयल करोगे मतलब हीट सप्लाई करोगे। तो पूछ रहा आपसे ΔH और ΔS की वैल्यू निकालिए। तो देखिए, आपने बोला वापस से वही सेम फॉर्मूला काम में लूंगा। ΔH - T ΔS।
अब आपने बोला सर अगर मैं हीट सप्लाई से समझूं, तो हीट सप्लाई का मतलब है आपने उसको हीट एनर्जी दी है, तो हीट एनर्जी देने की वजह से डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपने बोला सर ये वैल्यू तो पॉजिटिव आ जाएगी, तो आपने बोला सर देखो बोथ आर पॉजिटिव बोथ आर नेगेटिव, ये ऑप्शन खत्म। डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एच नेगेटिव, ये ऑप्शन खत्म। डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एच पॉजिटिव, सर ये दो ऑप्शन लाइव बच रहे हैं मेरे पास। ठीक है, 50-50 लाइफ लाइन यूज कर ली मैंने एक कंडीशन जानते ही। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर बी और सी जो है कट हो गए, ऑप्शन नंबर ए और डी मेरे पास आपके सामने है। तो आइए आपसे पूछते हैं 3 लाख पे का सवाल। 50-50 लाइफ लाइन आपने यूज कर ली, आइए सर आगे चलते हैं। अब कह रहा है मेरे से कि बताइए फाइंड द डेल्टा, इसका साइन बताना है। रिएक्शन कैसी होनी चाहिए सर, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए मेरे पास डेल्टा जी क्या होता है सर, नेगेटिव होता है। पिछले 2 बार से आप पढ़ा रहे हो मुझे। तो डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए अब डेल्टा एच तो आपने पॉजिटिव कर दिया। अब अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया तो ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब आपने बोला सर ये वाली वैल्यू जो है ये जितनी ज्यादा पॉजिटिव में आएगी, ये वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी सर उतनी ही मेरे पास ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव होगी। साफ साफ दिख रहा है आपको, जितना डेल्टा एस मेरे पास पॉजिटिव होगा उतना ही ओवरऑल वैल्यू मेरे पास नेगेटिव होगा। तो आपने बोला सर मुझे दूसरा साइन भी मिल गया, इसका मतलब डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों मेरे पास क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, तब मेरे पास डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव बनेगा। तो आपने बोला सर ऑप्शन नंबर ए बोथ आर पॉजिटिव विल बी द राइट आंसर। बोलो क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है, आओ आगे चलते हैं। सर ये देखिए दोबारा से सवाल जो है वो कहाँ से आ गया सर, ये जो सवाल है ये मेरे पास आ रहा है आपके पास मोल कॉन्सेप्ट से, और मोल कॉन्सेप्ट में भी कौन सा जो है यहाँ पे आप फॉर्मूला मतलब कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो सर। आपने बोला मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है, और बहुत ही बेसिक सवाल मानूंगा मैं इसको, क्योंकि ये सवाल तो जो है मैंने मेरी क्लास के अंदर भी करवा रखा है, आपको नोट्स में करवा रखा है। सर डेटा उसका अलग था, रिएक्शन सेम थी, ठीक है ना। तो आपने बोला सर यहाँ पे क्या बोल रहा है, जरा पढ़ो। 10 मोल सीओ को 10 मोल Fe3O4 के साथ रिएक्ट कराता हूँ, रिएक्शन आपने मुझे दे दी। तो उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपने बोला सर जब मैं रिएक्ट कराता हूँ, तो आपने बोला यहाँ पे मुझे दो डेटा दे रखे हैं आपने। जब भी मेरे पास दो डेटा आता है तो मेरे पास सर सवाल जो है वो किसका बन जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट का बन जाता है। दो डेटा कैसे हैं जरा चेक करो सर। एक तो स्टाइकोमेट्री दे रखी है, इसका 1 मोल इसके 4 मोल से रिएक्ट करेगा। तो एक तो 1 मोल और 4 मोल दे रखा है, दूसरा आपने मुझे सवाल में दे दिया कि गिवन मोल क्या है सर, सवाल के अंदर चेक करो। तो आपने बोला गिवन मोल है मेरे पास 10 मोल Fe3O4 रिएक्ट करेंगे 10 मोल CO के साथ। तो अब आपने बोला सर बताइए एलआर कैसे निकालते हैं। तो एलआर निकालने के लिए क्या करते थे, शॉर्ट ट्रिक बता रखी है आपको, क्लास के अंदर पढ़ाते हैं कि 2 मिनट में आप एलआर निकाल सकते हो। सर जो भी मेरे गिवन मोल होते हैं उसको डिवाइड कर दो उसकी स्टाइकोमेट्री से। तो Fe3O4 के लिए स्टाइकोमेट्री है 1 और CO के लिए स्टाइकोमेट्री है 4। जिसकी वैल्यू छोटी आएगी वो एलआर बन जाएगा। तो आपने बोला सर साफ साफ दिख रही है कि ये CO की वैल्यू मेरे पास छोटी आएगी, तो CO किसी तरह बिहेव करेगा, CO मेरा एलआर है। एक बार मुझे एलआर मिला मेरा क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा सर, तो देखो मेरा क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया। अब मैं इसमें क्या करूंगा सर, सिंपल यूनिटरी मेथड लगाऊंगा, क्योंकि आपने बोला बनने वाला एफ ई किसके ऊपर डिपेंड करेगा सर, बनने वाला एफ ई डिपेंड करेगा सीओ के ऊपर, क्योंकि सीओ एलआर है। बाकी और किसी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। आपने बोला 4 मोल सीओ की मदद से मेरे पास 3 मोल एफ ई बनता है। तो 1 मोल सीओ बनाने के लिए मुझे इसके कितने मोल रिक्वायर्ड है सर, 3/4 मोल्स ऑफ एफ ई रिक्वायर्ड है। तो आपने बोला सवाल में जो है कितने मोल दे रखे हैं सर, आपने मुझे सवाल में दे रखे हैं 10 मोल। तो आपने बोला 10 मोल बनाने के लिए कितने रिक्वायर्ड होंगे सर, तो 10 मोल बनाने के लिए आपने बोला मेरे पास 1 मोल सीओ के लिए 3/4 Fe है। तो यहाँ पे मेरे पास 10 मोल सीओ के लिए कितने Fe चाहिए सर, 10 मोल सीओ के लिए मेरे को चाहिए 3/4 × 10 मोल्स ऑफ Fe। तो आपने बोला सर ये कितना आ गया, अगर मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो आपने बोला चेक करो, ये आ जाएगा मेरे पास 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो सर ये मेरे पास आ जाए यहाँ पे 7.5। तो आपने बोला 7.5 मोल ऑफ Fe जो है वो रिक्वायर्ड है सर। अब आपने बोला वहां पे पूछ क्या रहा है, सवाल पूछ रहा है सर, तो सवाल पूछ रहा है तो आपने बोला मोल मुझे पता है और मास आप मुझसे निकलवा रहे हो। तो मास निकलवा रहे हो तो क्या हो जाएगा सर, मोल इंटू मोलर मास। मोल है 7.5, आयरन का मोलर मास क्या होता है 56।
सर आपने बोला मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आएगा 420 ग्राम। तो आपने बोला ऑप्शन चेक करते हैं, आइए ऑप्शन है, बिल्कुल है सर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो सर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मानूंगा मैं इसको। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इससे पहले भी वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, मोल कॉन्सेप्ट का सवाल पूछा था और सेम सेम लिमिटिंग एजेंट के ऊपर पूछा था। तो आप इस चीज को समझिए, जेई जो है वो पैटर्न रिपीट कर रहा है। जो बच्चे बाद वाली शिफ्ट में पेपर देंगे, आप मान के चलिए उनका जो लक है वो बहुत ही अच्छा है। उनका जो लक है वो बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये जो लास्ट के आपके पास जो दिन बच रहे हैं, इसमें ये पीवाईक्यू उसके वीडियो देखिए, जो लाइव सेशन आ रहा है उसका वीडियो देखिए, और बहुत ही अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे ये वीडियो देख के गए हैं वो बोल रहे हैं सर, हमने जो पूरे साल पढ़ा और हमने जो ये 2 घंटे या 3 घंटे या 2 दिन में जो वीडियो देखा, वो हमारा जो है यहाँ पे बहुत इफेक्टिव रहा। बोलो क्लियर है क्या? आओ आगे चलते हैं सर। देखिए वापस से नॉर्थ का सवाल है और एनसीईआरटी में से ही आता है। द डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, बिल्कुल एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है सर। आंसर अगर मैं आपको बोलता तो एटॉमिसिटी होता है, एटॉमिसिटी के बिहाफ पे देखते हैं। कैसे देखते हैं सर? एनसीईआरटी की लाइन तो हमें याद नहीं है। याद नहीं है तो इसका मैं रीजन बता देता हूँ आपको। ऑक्सीजन और सल्फर तो जब आप कंपेयर करोगे, तो आपने बोला सर ऑक्सीजन तो जो साइज है वो छोटा होता है, साइज स्मॉल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एटम का साइज छोटा है। तो आपने बोला सर मोर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाने की क्षमता ज्यादा रखता है, जिसकी वजह से मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। जबकि आपने बोला सल्फर जो है सर, सल्फर क्या है? सल्फर आपने बोला सर बिग एलिमेंट है। तो बिग एलिमेंट होने का कारण क्या है सर? लेस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बनाएगा। तो आप जो आंसर देना चाह रहे हो वो किसके बिहाफ पे दे रहे हो? एक बड़ा है और एक छोटा है साइज में। तो आपने बोला सर आंसर आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, एनसीईआरटी में एज इट इज लिखी हुई लाइन है। बोलो क्लियर है क्या? आओ आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद एच बी आर फास्टर? बताओ एच बी आर के साथ कौन जल्दी से रिएक्शन दिखाएगा? तो आपने बोला सर एच बी आर, एच बी आर क्या है सर? न्यूक्लियोफाइल है क्या? न्यूक्लियोफाइल का अटैच कराओगे तो न्यूक्लियोफाइल के साथ कौन सबसे जल्दी रिएक्शन देगा सर? आपने बोला न्यूक्लियोफाइल के साथ वो सबसे जल्दी रिएक्शन देगा जिसके अंदर मेरे पास स्टेबल कंपाउंड बनेगा। तो स्टेबल कंपाउंड किसके अंदर बनाओगे सर? आओ जरा चेक करते हैं यहाँ पे। तो आपने बोला यहाँ पे सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे ये जो है ऑक्सीजन, इनके पास लोन पेयर होगा सर। भाई आप इन सबको क्या मान लो, ये सब न्यूक्लियोफाइल है। तो एच बी आर था, हाइड्रोजन में जुड़ना चाहेगा, जब हाइड्रोजन इस पे जुड़ेगा तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आप इसको चाहो तो कार्बोकेटायन बना के कर लो, आप इसको चाहो तो डायरेक्ट प्लस एम माइनस एम लगा के कर लो। दोनों तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। आओ जरा चेक करते हैं सर। देखो ये ऑक्सीजन जो है वो इसके ऊपर लगा हुआ है, तो आपने बोला ये चार चार शो करेगा सर। ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर लगा हुआ है, तो आपने बोला ये शो करेगा प्लस एम। ये ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है सर, ये क्या शो करेगा? प्लस एम। ये मेरे पास लग रहा है सर हैलाइड ग्रुप, तो ये क्या शो करेगा? प्लस एच। हाइपर कंजेशन शो करेगा। और ये क्या लगाएगा सर यहाँ पे? आपने बोला ये मेरे पास लगाएगा प्लस एच। बोलो क्लियर है क्या? तो आपने बोला सर ये आपने इसके ऊपर चार लगा दिया, ये आपने इसके ऊपर लगा दिया मेरे पास चार। अच्छा ये वाला अगर मैं देखता हूँ तो ये इससे थोड़ा सा दूर दिख रहा है मुझे। तो अगर ये इससे दूर दिख रहा है तो सर ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डिफरेंस आएगा। तो आपने बोला ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे क्या लगाएगा सर? ये मेरे पास यहाँ पे, हम्म, ये यहाँ पे माइनस एम का चार लगाएगा, क्योंकि सर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब आपने बोला सर यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन का मुझे अटैच करवाना है, तो देखो हाइड्रोजन का अटैच करवाने के लिए क्या करोगे सर? आपने बोला है यहाँ पे मेरे पास लोन पेयर जो है वो यहाँ पे लोन पेयर शिफ्टिंग करेगा। तो लोन पेयर शिफ्टिंग करने से सर यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन जोड़ता तो मेरे पास प्लस चार्ज आता। तो उस प्लस चार्ज तो ये क्या करेगा सर? बैक बॉन्ड से सपोर्ट करेगा। तो बैक बॉन्डिंग सपोर्ट के कारण सर ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? फास्टर टूवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो है वो मेरे पास रिएक्शन देगा।
आपने बोला ये सेम क्वेश्चन जो है मेरे पास इससे पहले आया था, जहाँ पे हम मैंने आपको बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, बोलो क्लियर है क्या? तो आपने बोला सर डायरेक्ट बैक बॉन्डिंग के कारण देखो ये प्लस हाइपर कंजक्शन लगा रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी नहीं होगी, प्लस हाइपर कंजक्शन है, ये -M4 लगा रहा है, क्यों लगा रहा है सर? देखो यहाँ पे मेरे पास जो है डबल बॉन्ड इससे दूर चला गया, तो रेजोनेंस तो ये इससे करने से रहा, रेजोनेंस करेगा नहीं। अब कार्बन और ऑक्सीजन में जो है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो रेजोनेंस भी नहीं कर रहा, बैक बॉन्डिंग भी नहीं है, तो ये क्या कैसा चार्ज लगाएगा सर? -M का इफेक्ट लगाएगा। बोलो क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है सर, इजी सवाल था। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए सर, बायोमोलिक्यूल से फिर उसने सवाल पूछ लिया, बायोमोलिक्यूल से वो सवाल पूछ रहा है लगातार। इस बार जो उसने सवाल पूछा है वो आपसे उसने करेक्ट मतलब स्टेटमेंट्स के तौर पे पूछ लिया, ठीक है। आइए जरा पढ़ते हैं क्या कह रहा है। राइबोस जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है। देखो जब हम आपको पढ़ाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ डीएनए जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। डीएनए जो है वो मेरे बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है, डीएनए से वो सवाल पूछता है। बोल रहा है इट इज अ पेंटोज शुगर। सर आपने बोला राइबोज जो है वो मेरे पास एक पेंटोज शुगर होता है, तो आपने बोला सर राइबोज एक पेंटोज शुगर होता है, बिल्कुल सही है। राइबोज एक पेंटोज शुगर है, तो आपने बोला सर ये फ्यूरन बनाता है। तो ये जो पेंटोज शुगर होता है 5 कार्बन की शुगर होती है, सॉरी फ्यूरेन होता है, तो आपने बोला इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर इसका जो होता है वो बनता है। हम आपको पढ़ाते हैं, आपने पढ़ा हुआ है क्लास के अंदर। ये सर ये जो है स्ट्रक्चर है पेंटोज शुगर का, और ये यहाँ पे आप ग्रुप लगा दो, H2OH, OH, OH, और आपने बोला ये लगा दिया OH। तो सर ये एक पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन की रिंग होती है, तो आपने बोला बोला इट इज अ पेंटोज शुगर, बिल्कुल सही है सर। प्रेजेंट इन अ पायरेनेस फॉर्म, तो पायरेनोस फॉर्म नहीं होता सर, क्योंकि पायरेनोस जो कंपाउंड होता है वो 6 मेंबर्ड रिंग होता है, वो 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग का कंपाउंड होता है। क्योंकि ये जो पेंटोज शुगर है मेरे पास 5 कार्बन की है, 6 कार्बन की नहीं है, तो सर ये स्टेटमेंट मेरे पास क्या हो जाएगा सर? गलत हो जाएगा। आओ आगे चलते हैं, क्या कह रहा है? अल्फा एनोमेरिक कार्बन इज प्रेजेंट, नहीं सर, अल्फा एनोमेरिक कार्बन जो है इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। इसके अंदर जो है वो बीटा एनोमेरिक कार्बन जो है वो प्रेजेंट होता है। आपने बोला बीटा एनोमेरिक कार्बन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। बोलो क्लियर है क्या? तो आपने बोला प्रेजेंट इन डी कॉन्फ़िगरेशन। सर ये डी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर प्रेजेंट होता है। मैं आपको बता दूं कि सर जितनी भी बॉडी में शुगर्स होती है जो मेरी बॉडी के लिए यूजफुल होती है, वो सारे के सारे मेरे पास जो है वो डी कॉन्फ़िगरेशन होती है। सारे के सारे मेरे पास क्या होते हैं सर? वो डी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं जो मेरी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं। तो आपने बोला डी वाला भी सही है सर। ई में बोला है इट इज अ रेड्यूसिंग शुगर इन फ्री फॉर्म। आपने बोला सर मेरे पास जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, ये जो राइबोल है, ये राइबोस जो है जितने भी मोनोसैकेराइड्स है, ये मेरे पास सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। ऐसा हम आपको क्लास के अंदर पढ़ाते हैं, तो आपने बोला ई वाला ऑप्शन भी सही है। तो अब इसमें देखो ए है, डी है और ई है, तो ये ऑप्शन है, बिल्कुल है सर, ये रहा ए बी, ए डी और ई। तो ये मेरा आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? तो ये जो है राइट आंसर हो गया। देखिए ऑप्शंस जो होते हैं उनके लिए मुझे सारे ऑप्शंस पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि कोई भी एक छूट गया तो मेरा आंसर वहीं पे गलत हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, इन वाटर NH3 एंड CH4। तो वाटर NH3 और CH4 को कंपेयर करा रहा है, आओ कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करवा रहा है? ऑल सेंट्रल एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो मुझे लगता नहीं है इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी सर, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको क्लास में हम इनिशियल लेवल्स में ही पढ़ा देते हैं। तो वाटर जो है वो इस तरह से खरगोश के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है सर। नाइट्रोजन जो है, अमोनिया जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये बहुत ही बेसिक ज्योमेट्रीज हैं जो आपने पढ़ी हुई है। और CH4 सर मेरे पास जो है वो इस तरह की टेट्राहेड्रल शेप बनाता है। आपने बोला सर बॉन्ड एंगल की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री और 28 सेकेंड का, तो 109 डिग्री के आसपास मान लेता हूँ। अब सर देखिए यहाँ पे लोन पेयर आ गया, तो आपको पढ़ाया जाता है कि एक लोन पेयर की वजह से जो मेरे पास एंगल में डिक्रीमेंट होता है वो लगभग लगभग 2.5 डिग्री का होता है। तो 2.5 डिग्री का होता है, तो सर यहाँ पे जो मेरे पास बॉन्ड एंगल देखेगा 109 डिग्री में से आपने बोला 2.5 डिग्री कम कर लो, तो आपने बोला लगभग लगभग ये सर 107.5 दिख जाएगा।
क्योंकि दो लोन पेयर है तो लगभग लगभग पांच की कमी कर दूंगा मैं यहाँ पे। तो पांच की कमी करने से सर आपने बोला ये जो एंगल है ये होता है 104 डिग्री के आसपास का एंगल होता है। तो ये देखो ये यहाँ पे दिखा रहा है 104.5 डिग्री का एंगल होता है, बिल्कुल सही है सर, इतना ही एंगल होता है। तो बोथ एंगल ऑफ ये रेस्पेक्टिवली दिस दिस दिस, देखो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बोलो बात क्लियर है क्या? तो देखो मैं तो मेरी अप्रोच आपको पता ही है, जैसे ही ऑप्शन वाली अप्रोच आती है तो आपने बोला यहाँ पे डी ऑप्शन सही होते ही ये खत्म हो गया, क्योंकि इसमें डी है ही नहीं। ये खत्म हो जाए, इसमें डी है ही नहीं, सबसे पहले 50-50 लाइफ लाइन यूज करता हूं मैं। देखो 50-50 लाइफ लाइन में ही चले गए दोनों ऑप्शन। अब सर डी यहाँ पे भी है और डी यहाँ पे भी है, इसका मतलब आगे चलना पड़ेगा मुझे। अब आगे चल लेते हैं सर। बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट CH4 NH3 और वाटर के अंदर। तो ये सबसे ज्यादा जो डाइपोल मूवमेंट है वो वाटर का दिखा रहा है। आपने बोला वाटर का डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा क्यों होगा, आओ चेक करो यहाँ पे। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे जो है लोन पेयर से ये खींचेगा, ये लोन पेयर इस ऑक्सीजन से खींचेगा, ये लो से खींच लिया। अब ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से खींचेगा, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से खींचेगा। तो आपने बोला ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट जो है वो मुझे कहाँ की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, सर ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। तो वाटर का डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा, ये सही है। आओ आगे चेक करते हैं। यहाँ पे अमोनिया के अंदर क्या होगा सर, जरा चेक करो। ये सर डाइपोल मूवमेंट, ये सर डाइपोल मूवमेंट, ये इससे खींचेगा और ये इससे खींचेगा। तो आपने बोला ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट इसमें भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। पर क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर है सर, तो दो लोन पेयर ज्यादा इफेक्टिव चार्ज लगाएंगे इन कंपैरिजन ऑफ नाइट्रोजन। तो ज्यादा अमोनिया का जो लोन पेयर, मतलब अमोनिया का लोन पेयर जो है वो कम चार्ज लगाएगा, इसलिए डाइपोल मूवमेंट जो है वो वाटर का ज्यादा आएगा। उसके बाद अमोनिया का आएगा, और मीथेन का मूवमेंट जो डाइपोल मूवमेंट है वो जीरो आता है, ये हम सबको पता है। तो आपने बोला सर ये ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है। तो आपने ऊपर से ऑप्शन जो है वो चेक ना करके सर बीच में कहाँ आ गए आप ऑप्शन चेक करने के लिए? बीच में इसलिए आ गया सर मैं, क्योंकि आपने बोला मैंने यहाँ पे देखा कि दो डी के ऑप्शन तो नहीं थे, वो कैंसिल हो गए। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो डी भी सही है, और यहाँ पे मेरे पास बी भी सही है, और यहाँ पे मेरे पास ए भी सही है। तो ए सही था, बी सही था, और डी सही था। तो मुझे यहाँ पे दिखा ए सही है, बी सही है, डी सही है। ए सही है, बी सही है, डी सही है। अब बचा सर सी वाला ऑप्शन। तो सी वाले तो और चेक कर लेते हैं सर। बोल रहा है तो देखो सर, ये यहाँ पे इस तरीके से जेई का सवाल है सर ये। आप ऐसे नहीं ऑप्शन से डायरेक्ट पता लगा सकते, क्योंकि उसने फंसा दिया आपको। अब ये सी वाला डिसाइड करेगा कि मेरा ऑप्शन सी होगा या डी होगा। आओ चेक कर लेते हैं सर। बोल रहा है अमोनिया इन वाटर इज बेसिक इन नेचर। सर जब मैं अमोनिया की रिएक्शन कराऊंगा पानी के साथ, तो ये रिएक्शन हमने क्लासेस में करा रखी होती है। जब मैं अमोनिया की रिएक्शन पानी के साथ कराऊंगा तो सर यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा? आपने बोला सर यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा अमोनियम आयंस। तो अमोनियम आयन मैं यहाँ पे बनाता हूँ, और आपने बोला साथ में मेरे पास हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएगा। तो आपने बोला अमोनिया जो है वो बेस है। तो यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ तो रिएक्शन कराने में आपने बोला सर यहाँ पे जो कंपाउंड बनाऊंगा, उस कंपाउंड को मैं कुछ इस तरीके से बना दूंगा। ये लो सर। अब ये बहुत बेसिक रिएक्शन है, आपने पढ़ा हुआ है। वो क्या कह रहा है सर आपको, पानी के अंदर अमोनिया जो है वो बेसिक नेचर रखता है, तो ये बेस मान लो और ये एसिड मान लो। और आपने बोला सर ये क्या है, अमोनियम क्या बनेगा, बताओ बेस के सामने। जब मैंने रिएक्शन कराई एसिड से तो अमोनियम बना, तो अमोनियम क्या होता है सर, ये मेरे पास कॉन्जुगेट एसिड बनेगा क्या? और ओ एच माइनस जो बन रहा है सर, ये मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो आपने बोला सर बेस का क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट एसिड। एसिड का क्या बन जाता है सर, कॉन्जुगेट बेस। बोलो बात क्लियर है क्या? तो आपने बोला सर ये बन जाएगा। अब मुझसे पढ़ो क्या कह रहा है। NH3 आर ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड। तो सर ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड कौन होते हैं? सर ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड होते हैं विच डोनेट H+ आयंस। जो H+ आयंस को डोनेट करते हैं वो ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड होते हैं। सर ये अमोनिया यहाँ पे, सर ये अमोनिया यहाँ पे हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है क्या, या हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है? सर ये तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो आपने तो उल्टा लिख दिया। ये जो अमोनिया है ये तो मेरे पास ब्रॉन्स्टेड बेस है, ना कि ब्रॉन्स्टेड एसिड है। और ये जो वाटर है सर, ये वाटर H+ दे रहा है, तो ये ब्रॉन्स्टेड बेस कैसे हो जाएगा, तो ब्रॉन्स्टेड एसिड हो जाएगा। तो आपने ये जो स्टेटमेंट है इनमें जो लिखा हुआ है ये आपने उल्टा लिख दिया सर। वो ब्रॉन्स्टेड एसिड नहीं, वो ब्रॉन्स्टेड बेस है अमोनिया। तो आपने बोला ऑप्शन नंबर सी वहीं पे मेरे पास गलत हो जाएगा। तो देखो लास्ट ऑप्शन में आके मुझे पता चला
कि मेरा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए बी डी होगा और इस सी वाला गलत हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? तो ऐसे हमें एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा ऑप्शन वाले सवाल में सर, इसलिए बहुत ध्यान से करना पड़ता है ऑप्शन वाला सवाल। ये देखो सर, ये जो है मुझसे सवाल पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है पढ़ो यहाँ पे। बोल रहा है इन प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट फ्रॉम पायरोलुसाइड ओर। तो पायरोलुसाइड ओर क्या होता है सर? मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। जो अब ये क्या है सर, KMnO4 बनाने की रिएक्शन है, KMnO4 की प्रिपरेशन है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, याद करो आपको पढ़ा रखी है। तो आपने बोला द फ्यूजन ऑफ पायरोक्साइड ओर इज डन विद अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड लाइक KOH in the presence of air on the oxidizing agent like KNO3 which first produces। तो सबसे पहले कौन बनता है ऐसा वो पूछ रहा है। तो आपने बोला सर ये रिएक्शन जो होती है, इस रिएक्शन में आपको पढ़ाया जाता है कि ये जो मैग्नीज ऑक्साइड होता है, इस मैग्नीज ऑक्साइड की रिएक्शन कराता हूं मैं। और ये जो मैग्नीज ऑक्साइड की रिएक्शन होती है, आपने बोला सर मेरे पास एक बेस की प्रेजेंस में होती है, मेटल का बेस होना चाहिए, मेटेलिक बेस होता है, मेटेलिक एल्कली हाइड्रोक्साइड लेना पड़ता है। और ये जो ऑक्सीजन आपने यहाँ पे दी सर, ये ऑक्सीजन एसेंशियल होती है, अगर आपने ये ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करी तो ये ऑक्सीजन के बिना ये रिएक्शन आप नहीं करा सकते। ये आपको वहां पे हम पढ़ाते हैं। तो आपने बोला सर यहाँ पे जो है मेरे पास सबसे पहले जो कंपाउंड प्रोड्यूस होता है वो कौन होता है सर? ये जो कंपाउंड बनता है सबसे पहले वो ये कंपाउंड बनता है सर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, क्योंकि डायरेक्ट प्रिपरेशन से रिएक्शन से क्वेश्चन पूछ लिया उसने सर। अब आपने बोला यहाँ पे क्या होता है सर, ये मैग्नीज जो आती है यहाँ पे जो स्टेट होती है इसकी, वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है। ये जो यहाँ पे मैग्नीज आता है वो यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है। और आपको पता है मैग्नीज की जो स्टेबल ऑक्सीडाइजिंग स्टेट होती है वो +7 होती है। तो ये यहाँ पे +6 में आता है, ये सबसे पहला कंपाउंड है जो बनता है। फिर आपने बोला मैं इसको एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में तोड़ देता हूं सर। क्यों तोड़ रहे हो आप एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में? ताकि वो अपना स्टेबल कंपाउंड बना ले, जिसके लिए प्रिपरेशन आपने पढ़ाई थी। तो ये बनाता है KMnO4, जहां पे ये +7 में चला जाता है। तो +6 से +7 अपनी हाईएस्ट स्टेबल स्टेट में जाने के लिए सर वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है। मुझसे सवाल में पूछ रहा है सबसे पहले कौन प्रोड्यूस होगा बताओ। तो आपने बोला सबसे पहले प्रोड्यूस होगा K2MnO4। तो सर ये मेरे पास ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बोलो क्लियर है क्या? आओ आगे चलते हैं सर। ये देखो सर, आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन इससे पहले वाली शीट में भी पूछा था, और आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन अब भी उसने यहाँ पे पूछ लिया। क्वेश्चन जो है आयनिक इक्विलिब्रियम का पूछ रहा है लगातार। जब इस तरह के क्वेश्चन दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सर जो वीडियो आप बना रहे हो, ये वीडियो बनाना आपके लिए बहुत जो है यूजफुल है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये क्वेश्चंस जो है देखिए रिपीट जो हो रहे हैं, इनसे मोटिवेशन मिलता है कि ये जो वीडियोस बना रहे हैं ये स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं बेनिफिट करेंगे। देखो KSP का क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे वापस आपसे, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर सवाल पूछ रहा है। तो क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है सर। आपने बोला जब मैं इसे तोड़ता हूं तो तोड़ने पे आपने बोला मुझे जो यहाँ पे मिलेगा क्या बनेगा सर? क्रोमियम का +3 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 3 हाइड्रोक्साइड माइनस। तो ये बन जाएगा सर यहाँ पे मेरे पास। आपने बोला मुझे पता है सिंपल प्रोसेस है सर, शुरू में जो है इनिशियल लेवल पे मैं क्या ले लेता हूँ सर? इनिशियली आपने बोला ये 1 होता है, ये 0 0 होता है। सर एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम में सर इसमें से S चला जाता है, ये S बन जाता है, और ये 3S बन जाएगा। अब आपने बोला सर जब मैं इसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट लिखूंगा तो इसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या आएगा सर? कंसंट्रेशन ऑफ Cr+3, कंसंट्रेशन ऑफ OH-की पावर 3। सर ये आएगा मेरे पास। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। वैल्यूज क्या है सर? S 3S की पावर 3, ये मेरे पास वैल्यूज है यहाँ पे। तो आपने बोला जब मैंने इसको सॉल्व किया तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास? ये आ जाएगा सर 27S की पावर 4। और ये आपको KSP, तो KSP की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है सर, कितनी है? KSP की वैल्यू है मेरे पास 1.6 × 10⁻⁻30। तो ये आपको वैल्यू दे रखी है सर, देखो। बोलो क्लियर है क्या? और वो आपसे बोल रहा है सर यहाँ पे मेरे पास सॉलिबिलिटी ऑफ द सॉल्ट जो है, जो एक्स है, वो मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है, वो कितना है सर? 1.56 × 10⁻⁻x है। तो आपने बोला सर यहाँ पे ये x जो है इसकी भी वैल्यू आपने मुझे दे रखी है। तो ये यहाँ पे कितनी दे रखी है सर आपने? द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट
इज दिस द मोलर सॉल्युबिलिटी। तो इसका मतलब ये सर आपने मुझे यहाँ पे एस दिया हुआ है, तो जरा देखो यहाँ पे वैल्यू डाल दो। इसका मतलब कुछ भी नहीं कर रहा सर, कंपैरिजन करवा के वैल्यू निकलवाएगा। आओ निकाल लेते हैं यहाँ पे। थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे मुझे दिख रही है। ये 27, तो एस की पावर है ना, तो एस की वैल्यू उसने दे रखी है। तो देखो उससे पहले मैं इसको ऐसे लिख लूँ क्या, थोड़ा सा मैं इसको इजी कर लेता हूँ रुको। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ इसको, 1.6 इंटू 10 की पावर -30 डिवाइड बाय 27 इक्वल टू एस, और इस पूरे को मैं कर देता हूँ पावर 1/4। तो ये मेरे लिए इजी हो जाएगा सर। अब देखो इजी तो क्या हो जाएगा, इसको मैंने सॉल्व कर लिया ऐसा। अब आपने बोला सर यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो सॉल्व करने के लिए आपने बोला था देखो ये जो 10 की पावर -30 है, इसको 1/4 की पावर दिख रही है मुझे। तो 1/4 की पावर दिख रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, इजी बना लेता हूँ। तो इजी बनाने के लिए आपने बोला सर मैं इसको क्या करता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये मेरे पास ऊपर तो बन जाएगा 160 मल्टीप्लाई करने पे, और जब डिवाइड करूंगा तो वो डिवाइड वाला 100 ऊपर चला जाएगा, तो वो बन जाएगा 10 की पावर -32, और ये नीचे इस पर आ जाएगा 27। और आपने बोला सर ये जो पावर आ जाएगी इनकी होल पावर मेरे पास क्या आ जाएगी सर, ये लो इसको भी मैं अलग कर लेता हूँ, तो ये 1/4 आ जाएगा। और ये यहाँ पे मेरे पास जो 10 की पावर -32 आपने दे रखी है, ये -10 की पावर 32 जो है, इसके अंदर भी ये 1/4 आ जाएगा। और ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है सर, इसके बराबर है, ऐसा आपने मुझे दे रखा है। तो आपने बोला सर देखो साफ साफ दिख रहा है मुझे कि सर ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको न्यूमेरिकल वैल्यू से कंपेयर कर लूंगा। तो अगर मैं इसको कंपेयर करता यहाँ पे, तो मुझे ये दिख रहा है ये 10 टू पावर -8 आता, और ये 10 टू पावर -x है। सर ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपस में कंपेयर हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू है यहाँ से अगर मैं x कंपेयर करता तो x मुझे यहाँ पे 8 आता हुआ दिख रहा है। बोलो क्लियर है क्या बात को। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का सवाल है, दूसरे तरीके से पूछ लिया तो सर यहाँ पे देखो x की वैल्यू 8, सर ये भी बिल्कुल है सर। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। आराम से आप इस वीडियो को पॉज करके देखना और समझना कि ये जो हमने किया ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। देखो ये जो है, याद करो पिछली क्लास में पढ़ाया था, पिछले जो सेशन था उसमें बताया था कि मेरे पास रिवर्स ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन आया था। तो हमने आपको क्लास के अंदर हम रिवर्स ओजोनोलिसिस कराते हैं। 10% क्वेश्चन जो है, मतलब 90% तो प्योर सिंपल ओजोनोलिसिस के होते हैं। फिर बाद में हम आपको रिवर्स ओजोनोलिसिस पढ़ा देते हैं और समझा देते हैं। तो आपने बोला सर यहाँ पे ये जो है मुझसे क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़ो। ये मुझसे कह रहा है यहाँ पे, दिस कंपाउंड, ये जो कंपाउंड मुझे दे रखा है आपने, ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन आफ्टर ओजोनोलिसिस। मतलब सर आपने बोला क्या किया सर, देखो सबसे पहले मैंने किया एल्कीन का, दिस कंपाउंड इज एल्डोल कंडेंसेशन, तो ये एल्डोल है, प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन आफ्टर ओजोनोलिसिस। तो सर ये देखो ये इसका ओजोनोलाइसिस किया आपने, तो ओजोनोलाइसिस करने के बाद जो एक प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट का आपने क्या कर दिया सर, एल्डोल करवा दिया। तो आप मेरे से ये एल्कीन जानना चाहते हो, ऐसा वो कह रहा है। तो देखो आपने बोला पहले मैं एल्डोल से ये प्रोडक्ट निकालूंगा, तो किस प्रोडक्ट की मदद से एल्डोल बना। तो आपने बोला सर उसको सॉल्व करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं क्लास के अंदर। मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है, जिस भी बच्चे ने पढ़ाई करी है मेरे से, ये देखो यहाँ पे क्या होता है सर, जरा चेक करो। सर जहां पे डबल बॉन्ड आता है वहां की बात करते हैं, 1 2 3, ये यहाँ पे कितने कार्बन बन रहे हैं, ये 3 कार्बन है यहाँ पे, मतलब सॉरी 3 बॉन्ड है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे एक एच होगा। इस कार्बन की बात करो जरा, इस कार्बन को देखो, 1 2 3 और 4, तो सर यहाँ पे मेरे पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो आपने बोला वहां पे हम क्या करते थे सर, इस डबल बॉन्ड को हम ब्रेक करते थे, लो ब्रेक कर दो। अब ब्रेक करने पे सर आपने बोला जिस तरफ एच होता था वहां तो ओ भेज दो, और जिस तरफ एच नहीं होता था वहां पे H2 भेज दो। तो इस तरीके से हम इसको तोड़ते थे, बोलो याद है क्या। तो आपने बोला जब मैंने इसको ऐसे तोड़ा, तो तोड़ने पे देखो मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्या होगा सर,
ये तो मेरे पास बन जाए यहाँ पे CHO, क्योंकि H वहां पे पहले से मौजूद है। आगे चलो, ये यहाँ पे आया मैं, ये मैं यहाँ पे आया, और सर ये यहाँ पे मेरे पास कंपाउंड क्या बन गया सर? देखो यहाँ पे C के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे C के पास H2 आ जाएगा। तो आपने बोला C के पास H2 आ जाएगा, तो ये तो बन जाएगा CH2। CH2 के पास ये आ गया C डबल बॉन्ड O, और ये बन गया मेरे पास CH3। बोलो बात क्लियर क्या? अब ओजोनोलिसिस जब करवाते हो आप, तो ओजोनोलिसिस करवाने का मतलब क्या होता है सर? अल्कीन होती है, ये अल्कीन टूटती है, इधर भी आता है, इधर भी ओ आता है। तो आपने बोला जो दो ओ हैं, अगर मैं उनको आपस में जोड़ दूं तो मेरे पास अल्कीन आ जाएगी। तो आपने बोला ये जो दो ओ हैं, इनको अगर मैं आपस में जोड़ देता, तो इसका मतलब ये दो बॉन्डेड अल्कीन से आपस में जुड़े हुए होंगे। तो दो बॉन्डेड अल्कीन से आपस में जुड़े हुए होंगे। तो आपने बोला इसके लिए जरा यहाँ पे गिनो, देखो क्या होता है। एक, दो, तीन, चार, पांच, और आपने बोला सर ये क्या है? छ। तो ये 6 कार्बन है, तो जरा मैं इसे जोड़ता हूं, देखो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास। दो, तीन, चार, ये पांच, और ये छ। अब ये छ जो है, ये आपने बोला ये इससे जुड़ा, तो ये जो है इनके बीच में आ जाएगा, इस कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। फर्स्ट और 6 नंबर वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि सर ये ओ निकलने के बाद ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ जाएगा। 6 नंबर वाले कार्बन पे ही मेरे पास यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है सर? CH3 जुड़ा हुआ है। ये जो CH3 है, ये 6 नंबर वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो देखो नंबरिंग कर लोगे तो ज्यादा आसानी होगी आपको समझने में, कि ये जो मैं बना रहा हूँ या फिर आप जो बनाओगे तो वो कैसे बनेगा। तो आपने बोला सर वो नंबरिंग से ऐसे बनता है, देखो ये बना दिया मैंने आपको यहाँ पे। तो अब इस तरह का कंपाउंड दिख रहा है क्या आपको? इस तरह का अगर आपको कंपाउंड दिख रहा है, तो वो मेरा फाइनल आंसर होगा। सर ये देखो दिख रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो सवाल है ये कैसा है सर? ये जो सवाल है, आपने मेरे से इससे पहले वाले सेशन में जो जेई का सवाल आया था, वो जो शिफ्ट आई थी, उसमें आपने मुझसे क्या पूछा था सर? उसमें आपने मुझसे पूछा था रिवर्स ओजोनोलिसिस का। मतलब प्रोडक्ट आपने दे रखा था और पूछा था कि ये किससे बना होगा, तो वो रिवर्स ओजोनोलिसिस होता है। यहाँ पे आपने मुझसे एल्डोल भी पूछ लिया, प्लस रिवर्स ओजोनोलिसिस भी पूछ लिया। तो देखो बिल्कुल सेम पैटर्न का सवाल रिपीट हुआ है। इन्हीं सवालों को देख के जो है पूरा का पूरा मोटिवेशन मिल रहा है हमें, कि ये जो वीडियो बन रहा है ये बहुत सही बन रहा है और बच्चों को बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। अब याद करो, मैंने आपको मेरी लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया था, आपको मैंने स्पेशल तरीके से बताया था, कि उसने केरियस मेथड पूछ लिया, उसने लसांजे टेस्ट पूछ लिया। तो यहाँ पे बारी जो है वो या तो डूमास मेथड की है, और या फिर यहाँ पे थेजलेट मेथड की है। तो मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, ये जब सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये खेजलियट मेथड अभी तक नहीं पूछा, वो खेजलियस मेथड का सवाल वो आपसे पूछ सकता है। ड्यूमस मेथड का जो सवाल पूछा सर, आपने बोला ये जो प्रोसेस है, रटा रटाया प्रोसेस है, पढ़ाते हैं आपको क्लास के अंदर, कि इसके अंदर कौन सी गैस इवॉल्व होती है सर? तो आपने बोला रटा रटाया प्रोसेस है सर, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस जो है वो मेरे पास इवॉल्व होती है। तो आपने बोला डायरेक्ट मैं इस पर टिक करता सर ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन गैस, क्योंकि ये आपने मुझे डायरेक्ट पढ़ा रखा है। बोलो क्लियर है क्या? नाइट्रोजन गैस निकलती है ड्यूमस मेथड में सर, ये हम सबका पढ़ा हुआ है, बिल्कुल थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं। आओ आगे चलते हैं। सर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज मैक्सिमम इन, ये थोड़ा अच्छा सवाल है सर, देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं बता सकते आप इसका आंसर। आओ चेक करते हैं। देखो, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किस में होगी? तो हम जब जीओसी में कार्बोकेटायन पढ़ाते हैं तो आपको बताते हैं कार्बोकेटायन के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो मुझे देखनी पड़ती है। आओ जरा चेक करता हूँ। सर देखो ये कार्बोकेटायन है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये यहाँ पे प्लस एम का चार्ज लगाएगा। तो प्लस एम का चार्ज लगाएगा, तो आपने बोला ये इसको सपोर्ट करेगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे मेरे पास जो प्रोसेस होगा इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। तो आप जरा ध्यान से देखोगे तो बैक बॉन्डिंग के सवाल जो है वो मैं आपको पिछले 4 सेशन से करवा रहा हूँ। पिछले 4 सेशन से बैक बॉन्डिंग का सवाल पूछ रहा है वो, ठीक है सर। तो इस कार्बन कैटायन को आप स्टेबलाइज करने के लिए ये बैक बॉन्डिंग की मदद से यहाँ पे इसको सपोर्ट करोगे, ठीक है चलो। ये यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, आओ आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है सर, तो आपने बढ़ाया हुआ है, आपको पता है कि रेजोनेंस जो होता है, रेजोनेंस जो मैं करवाता हूँ वो डिपेंड नहीं करता डिस्टेंस पे। मतलब ये नहीं कि दूर दूर तक अगर वो जा रहा है तो वो अपना असर दिखाएगा, दूर दूर तक अगर वो जा रहा है तो वो अपना असर दिखाएगा। तो डिस्टेंस पे रेजोनेंस डिपेंड नहीं करता। तो देखो एक तो ये रेजोनेंस हो गया, बैक बाउंडिंग हो गई। चलो आगे चलते हैं, इधर आओ।
सर ये देखो, ये यहाँ पे क्या है सर, दूर है कार्बोकेटायन, तो इसके पास बैक बॉन्डिंग करने के लिए डायरेक्ट तो नहीं करेगा, पर देखो रेजोनेंस करेगा। लोन पेयर सिंगल डबल, तो लोन पेयर सिंगल डबल तो ये करेगा, फिर ये करेगा, और फिर ये इसको स्टेबलाइज करेगा। तो आपने बोला सर यहाँ पे जो है मेरे पास रेजोनेंस सपोर्ट करेगा, तो ये इसका प्लस एम जो चार्ज है वो यहाँ पे इसके ऊपर लगाएगा। बोलो क्लियर है क्या ये? तो आपने बोला सर ये यहाँ पे मेरे पास लगेगा, और ये जो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है ऑलरेडी, ये प्लस आई देगा, और ये जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ऑलरेडी, ये प्लस आई देगा। तो दोनों में प्लस एम प्लस आई, दोनों में प्लस एम प्लस आई है, ठीक है सर। आओ आगे चलते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या कह रहा है सर, ये सर यहाँ पे मेरे पास क्या है सर, वापस से कार्बोकेटायन आ गया। अब देखो सर, ये यहाँ पे मेरे पास बॉन्डिंग करेगा, ये यहाँ पे बॉन्डिंग करेगा, और ये इसको यहाँ पे स्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटायन को। पर यहाँ पे जो देखने वाली बात है वो ये है कि सर ये जो लोन पेयर है ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोन पेयर है सर। ये जो रेजोनेंस है ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड रेजोनेंस है सर। डिस्ट्रीब्यूटेड रेजोनेंस क्या होता था सोचो, याद करो। सर जब एक आदमी दो जगह एंगेज हो जाता है, तो वो अपना 100% दोनों जगह नहीं दे पाता सर। तो दोनों जगह नहीं दे पाता, तो या तो उसका काम जो है वो एक जगह पे खराब होता है, और उसका काम दूसरी जगह भी खराब होता है। इसलिए जो है बड़े बुजुर्ग बोलते रहे हैं कि दो जगह एक साथ आपको हाथ पांव नहीं मारने चाहिए। पहले आप एक काम करो तसल्ली से, जब वो हो जाए तो आप दूसरी तरफ उसको काम करो। बोलो क्लियर है क्या? तो सर यहाँ पे ये रेजोनेंस क्या कर रहा है देखो। तो आपने बोला ये सर रेजोनेंस, ये जो लोन पेयर है यहाँ पे भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जब वो वहां पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो आपने बोला इसको हम जो नाम देते हैं वो देते हैं क्रॉस रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? ये क्रॉस रेजोनेंस है सर। तो ये क्रॉस रेजोनेंस होने के कारण सर यहाँ पे जो मेरे पास चार्ज है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। और इधर आओ सर, यहाँ पे आपने बोला, यहाँ पे देखा तो सिंगल बॉन्ड आ गया सर। तो सिंगल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पर रेजोनेंस तो होने से रहा। यहाँ पे रेजोनेंस तो मेरे पास होने से रहा, तो रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो सर ये जो ऑक्सीजन है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस पे लगा देगा माइनस आई इफेक्ट। तो देखो माइनस आई इफेक्ट लगाने के कारण ये तो कार्बोकेटायन स्टेबल होने से रहा, इसको तो भूल जाओ, इसको तो हटा दो। आपने बोला सर ये जो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पे चेक करो, ये बैक बॉन्डिंग हो रही है। अब बैक बॉन्डिंग होने के बाद सर यहाँ पे जो कंटिन्यूस रेजोनेंस हो रहा है, देखो यहाँ पे कंटिन्यूस रेजोनेंस हो रहा है, तो ये मेरे पास एक्सटेंडेड रेजोनेंस है। क्योंकि सर ये प्लस एम लग रहा है और ये आई लग रहा है, यहाँ पे प्लस एम लग रहा है और ये आई लग रहा है, और सर ये जो रेजोनेंस है ये ज्यादा स्टेबलाइज है, क्योंकि ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। जितने ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। तो आपने बोला यहाँ पे और यहाँ पे जो मुकाबला था सर, यहाँ पे आपने दो ज्यादा एक साथ पैर जमा लिए, उसकी वजह से आपका जो काम है वो बिगड़ गया। तो जो मोस्ट स्टेबल मेरे पास कार्बोकेटायन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। बोलो बात क्लियर है क्या? तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरे पास मोर स्टेबल कार्बोकेटायन हो जाएगा। आओ आगे चलते हैं सर। अब सर देखो, ये जो इस सवाल आया था मेरे पास, ये दो स्टेटमेंट दे रखे थे यहाँ पे। अब इस दो स्टेटमेंट को अगर मैं ध्यान से पढ़ता हूँ और समझता हूँ, तो वो मुझसे कह रहा था कि सर देखो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे प्राइमरी हेलाइड है, और ये मेरे पास यहाँ पे क्या है सर, प्राइमरी हेलाइड है। तो आपने बोला सर ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा है। अब ये नॉन पोलर अगर मेरे पास सॉल्वेंट होता, जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो तुमने बोला नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है सर, वहां पे पोलराइजिंग नहीं होगी। तो देखो ये जो आर सी एल है, इसको मैं समझाता हूं आपको क्या मतलब है। आर सी एल जो है, जब तक ये सी एल अपने अंदर चार्ज डेवलप नहीं करेगा, जब तक ये सी एल अपने अंदर चार्ज डेवलप नहीं करेगा, पोलराइज्ड नहीं होगा, तब तक ये सर यहां से जाएगा नहीं। और जब तक ये जाएगा नहीं तब तक ये आएगा नहीं। तो आपने बोला सर नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है, यहाँ पे लिखा हुआ जो कंपाउंड है, ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट लिखा हुआ है, ये सर नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर बिल्कुल ही नॉन पोलर कर दिया आपने, तो ये जो जुड़ना है ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से नॉन पोलर की जगह यहाँ पे अगर लेस पोलर कर देता, तो लेस पोलर में ये होता कि थोड़ा बहुत चलो पोलराइज वो हो गया होगा, तो ओ एच माइनस उसमें अटैक कर सकता था। तो आपने बोला ये कंपाउंड मेरे पास बन सकता था यहाँ पे, क्योंकि अभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो सर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में आपने बोला ये ओ एच कंपाउंड यहाँ पे बन जाएगा। तो SN2 रिएक्शन को जो है ये फॉलो कर लेगा और प्रोसीड हो जाएगा। ठीक है, इधर आओ।
सर ये जो आर एक्स है आपने बोला सर, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन जो है वो अपने ऊपर लोन पेयर रखता है। तो लोन पेयर जो है वो यहाँ पे आपने बोला सर अटैक करवाएगा। तो अटैक करवाने पे सर नाइट्रोजन के ऊपर जो है आपने बोला नेगेटिव, और ये R3+ के ऊपर पॉजिटिव। तो ये जो यहाँ पे हैलाइड लेफ्ट होगा वो सर इसी में कंबाइंड होके और ये कंपाउंड बना लेगा। तो ये जो बना हुआ सर ये बिल्कुल सही है। तो आपने बोला यहाँ पे ये जो कंपाउंड बन रहे हैं, अब सर क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ये कंपाउंड बन जाएगा, तो आपने बोला सर मेरे पास जो दोनों स्टेटमेंट है यहाँ पे ये ट्रू हो जाएंगे। बोलो बात क्लियर है क्या? बस ये जो स्टेटमेंट है नॉन पोलर सॉल्वेंट वाला, ये देखने वाला स्टेटमेंट है कि सर एक्चुअल में नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर होगा तो देखो वहां पे जाए कैटेलिस्ट की रिक्वायरमेट होती है। जब तक कैटेलिस्ट नहीं डालोगे, जब तक आप वहां पे पोलराइजिंग पावर नहीं जनरेट करोगे, तब तक OH क्यों जुड़ेगा सर वहां पे? जब Cl जाएगा ही नहीं तो OH क्यों आएगा सर वहां पे? नहीं आ पाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? अब आगे चलते हैं सर। देखो यहाँ पे क्या पूछा आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति इनमें से कौन ज्यादा जो है मेरे पास रिएक्टिव है? आओ जरा पहले इनके कंपाउंड बना लेते हैं सर, तो समझने में थोड़ा ज्यादा आसानी रहेगी। पैरा नाइट्रोबेंज एल्डिहाइड। पैरा नाइट्रोबेंज एल्डिहाइड में सर ये बन गया बेंज एल्डिहाइड, पैरा पोजीशन पे छोड़ दिया नाइट्रो। फिर बोल रहा है सर पैरा मिथाइल बेंज एल्डिहाइड, ये लो सर पैरा मिथाइल बेंज एल्डिहाइड बना दो। ये पैरा मिथाइल बेंज एल्डिहाइड बना दिया। तो ये ए वाला है, ये बी वाला है। सी वाला जो है सर सिंपल बेंजल्डिहाइड है, लो सर सिंपल बेंजल्डिहाइड बना दो। ये सर मुझे ऐसा जो लग रहा है ये तो क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, ये तो 100% क्लास में कराया हुआ है सर। और डी आ गया तो डी में एसिटोफिनोन आ गया। ये लो सर, ये तो एज इट इज क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन आ गया। ये तो सर बल्ले बल्ले हो गई बच्चों की। जिसने करा हुआ है, जिसने पढ़ा हुआ है, वो तो सर डायरेक्ट टिक करके आएगा। आपने बोला कि सर कीटोन जो है वो मेरे पास, मतलब एल्डिहाइड जो होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड, वो कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होता है सर। तो कीटोन तो मेरे पास रिएक्टिव कम होता है, और मेरे पास जो यहाँ पे आपने बोला एल्डिहाइड है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है सर। तो ज्यादा रिएक्टिव होता है तो आपने बोला ये वाला ऑप्शन तो चला गया। अब ये तीन मेरे पास यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है। अब इन तीन एल्डिहाइड ग्रुप में मुझे दिख रहा है एक में +M लग रहा है, एक में -M लग रहा है, और एक में कुछ भी नहीं लग रहा। तो जो वो इफेक्ट होता है +M -M वाला, उस इफेक्ट के ऊपर कितना ज्यादा फर्क पड़ता है आओ उसको चेक कर लेते हैं। तो तुमने बोला सर यहाँ पे देखो मेरे पास जो है क्या है, CHO है सिंपल, यहाँ पे ये CH3 है। तो CH3 जो है सर वो कौन सा ग्रुप लगाएगा, +H हाइपर कंजक्शन करेगा इस CH3 के चार्ज के साथ। तो इस CH3 के चार्ज के साथ हाइपर कंजक्शन, अच्छा ये CHO कर दिया ना सर, ये क्या था, पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड था ना, ये CHO आएगा। तो आपने बोला ये प्लस हाइपर कंजक्शन लगाएगा यहाँ पे। अब प्लस हाइपर कंजक्शन लगाएगा तो आपने बोला सर यहाँ पे देखो ये होगा, और ये सिंपल CHO है। तो आपने बोला अब जरा समझाओ यहाँ पे होगा क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब न्यूक्लियोफाइल कौन ऐड करवाता है अपने अंदर? सर न्यूक्लियोफाइल वो ऐड कराएगा जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जल्दी आएगा। तो देखो जरा इस पहले वाले की अगर मैं बात करता हूँ आपसे CHO की, तो ये CHO कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। ये खोल के लिख दिया सर मैंने। तो आपने बोला सर यहाँ पे क्या होगा सर, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा। इस कार्बन के ऊपर चार्ज जनरेट हो जाएगा सर, इस कार्बन के ऊपर जनरेट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब वो जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ अटैक करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल वहां जाएगा जहां कार्बन के ऊपर सबसे ज्यादा चार्ज होगा। तो वो ज्यादा हाईली रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की तरह। तो आपने बोला सर यहाँ पे देखो ये जो मेरे पास ग्रुप लगा हुआ है NO2, ये NO2 कैसा ग्रुप है सर, ये -M शो करता है। तो ये -M शो करता है, तो आपने बोला सर ये क्या करेगा, कार्बन के ऊपर जो है मेरे पास प्लस चार्ज बढ़ा देगा। तो बढ़ाने की वजह से क्या होगा सर, मेरे पास आने वाला न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ पे अटैक करेगा सर, मेरे पास आने वाला न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा। बोलो बात क्लियर है क्या? अच्छा अगर मैं बोलता, मान लो आपको उसने मुझसे ऑर्डर पूछ लिया इस क्वेश्चन में, ये जो चार क्वेश्चन उसने मुझे दिए थे, अगर वो इसमें मुझसे ऑर्डर पूछ लेता, तो बताओ ऑर्डर में सबसे लास्ट में कौन चला जाता? अगर मैं सबसे लास्ट में बात करता ऑर्डर की, तो सबसे टॉप मोस्ट ऑर्डर में कौन आता और सबसे लास्ट में कौन चला जाता? तो आपने बोला सर बिना आंखे बिना सोचे समझे सबसे लास्ट में डी को भेज दो क्योंकि कीटोन है सब।
कीटोन सबसे लास्ट में चला जाता। अब कीटोन के बाद आपने बोला सर यहाँ पे जरा देखो, मैं चेक करता हूँ, ये बेंजेल्डिहाइड मेरे पास जो है उसमें प्लस एच लग रहा है, और वो जो बेंजेल्डिहाइड है वो मेरे पास सिंपल बेंजेल्डिहाइड है। तो जो प्लस एच वाला बेंजेल्डिहाइड है सर, वो तो और ज्यादा दुखी करेगा इस सी एच ओ को। तो प्लस एल डी बेंजेल्डिहाइड वाला प्लस एच वाला तो यहाँ भेज दो। उसके बाद आपने बोला सर सिंपल वाला जो सी एच ओ ग्रुप है वो आ जाएगा, और सबसे ज्यादा हाईली पावरफुल जो है वो ये माइनस एम वाला आ जाएगा। तो अगर वो मुझसे गलती से ऑर्डर पूछ लेता है इस क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि कुछ बच्चे बता रहे थे सर ऑर्डर पूछा था, इस क्वेश्चन में ऑर्डर पूछा था, तो अगर ऑर्डर पूछा होता तो ये आंसर हो जाता, और सिंपल अगर ए कंपाउंड पूछ रहा था तो ए आंसर हो जाता। बोलो बात क्लियर क्या? ऑर्डर के भी बता दिया और आपको ऑप्शन के लिए भी बता दिया। आओ आगे चलते हैं। सर देखो कैसी रिएक्शन पूछ ली सर, बोर्ड में कराता हूँ सर। ये तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से है सर, ये तो बोर्ड में आने वाला सवाल है सर, तो बोर्ड में आ सकता है सर, ये तो याद रखना है इसको आप। आपने बोला सर ये प्राइमरी अल्कोहल तो अदर में इस रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू रिड्यूस करवाता, सॉरी ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज करवाता हूँ इसके थ्रू, तो प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है सर? वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आपने बोला हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन है, साइनोहाइड्रिन बनेगा। तो साइनोहाइड्रिन बनता है सर, ये क्या करेगा सर, देखो यहाँ पे ये रिएक्शन मैकेनिज्म होता है इसका, पढ़ा हुआ है आपने। ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, तो आपने बोला सर ये टूटेगा, तो ये H प्लस जो है वो यहाँ चला जाएगा, और CN जो है वो यहाँ चला जाएगा। तो पीछे क्या बन जाएगा सर मेरे पास, पीछे मेरे पास बन जाएगा ये। फिर आपने बोला सर रिडक्शन करा दिया इसका, तो रिडक्शन कराओगे, तो रिडक्शन कराने पे आपने बोला सर ये जो नाइट्राइल ग्रुप है ये क्या बन जाता है रिडक्शन कराने पे? CH2 NH2 बन जाता है। बोलो बात क्लियर है क्या? ऐसा तो ये ऑप्शन दिख रहा है क्या, RCHOS CH2NH2? बिल्कुल दिख रहा है सर, ये लो पहला ही ऑप्शन लो आप। तो सर बिल्कुल सिंपल रिएक्शन थी, ऐसा इसमें कुछ है नहीं कि जो हमें यहाँ पे हार्ड लगे। आओ आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, सर याद करो आप, मैंने आपको जो है, जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है और जो नहीं देख रहा, उस तक आप ये वीडियो पहुंचाओ, क्योंकि बच्चे का जो है बोर्ड का भी सवाल है। मैं आपको लिखता हूं 100%, 200% इस कैटेगरी का सवाल, जिसमें वो आपको प्रेसिपिटेट पूछता है, आपको आपके CBSE के बोर्ड एग्जाम में 2025 में पेपर के अंदर मिलेगा। अगर आपको वो 2025 में पेपर में ना मिले, तो आप मेरे इस चैनल को छोड़ के चले जाना, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना सर। आज तक तो सब बोलते हैं चैनल सब्सक्राइब करो, मैं आपको बोल रहा हूं मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, अगर ये सवाल आपको आपके CBSE 2025 के अंदर नहीं मिले तो। ये गारंटी है आपको CBSE 2025 के अंदर मिलेगा इस कैटेगरी का सवाल। और क्लास के अंदर कराया हुआ सवाल है सर, 2 मोल AgCl बताओ कब प्रेसिपिटेट करेगा? जब आपने बोला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बाहर मेरे पास 2 Cl होंगे सर, जब 2 Cl कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बाहर आएंगे तो वो 2 मोल AgCl दे देगा मुझे। तो चेक कर लो, COCl3 4NH3, तो सर मेरे पास जो है कितने कंपाउंड बाहर जा रहे हैं? अगर आप लिखोगे तो मेरे पास अमोनिया आ गया अंदर 4, Cl आ गए अंदर 2, तो कितने Cl बाहर गए? एक ही Cl बाहर गया, तो कहाँ से देगा सर? नहीं देगा। ए आओ सर यहाँ पे, CONH3 5 Cl बाहर कितने Cl आ गए? Cl2 आ गए सर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो है नहीं, बी कर दो सर। और चेक कर लेते हैं सर, ये वाला भी चेक कर लेते हैं। अगर ये चेक करते हैं तो कंपाउंड क्या बनता सर? NH3 होल थ्राइस, Cl होल थ्राइस। ये कंपाउंड क्या बनता सर? CONH3 होल 6 और Cl3। तो बताओ 2 मोल के प्रेसिपिटेट AgCl का कहाँ दिख रहा है सर? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी जो है वो ये है सर। बोलो क्लियर है क्या? ये मेरे पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो ये है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर। 2025 बोर्ड में आपको ये सवाल मिलेगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ जिस स्कूल में, वहां पे मैंने इन बच्चों को गारंटी दी है, शांति एशियाटिक स्कूल जयपुर के अंदर सीकर रोड पे जो स्थित है, वहां पे JE डिवीजन की क्लासेस लेता हूँ, साथ में बोर्ड को भी मैं ही देखता हूँ।
तो वहां पे मैंने क्लासेस में बता रखा है कि ये पैटर्न का सवाल आपके पास आएगा। और आपकी जो डिमांड आ रही है बार बार के सर हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ जो बोर्ड में आएंगे, वो भी बनाऊंगा मैं आपके लिए, क्योंकि मेरे पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक तरफ मेरे पास बोर्ड का बच्चा पीछे पड़ा हुआ है, सर प्लीज वीडियो बना दो, वीडियो बना दो। सबके वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा समय दो मुझे आप। ठीक है, तो आपने बोला ये सवाल जो है वो आएगा। आओ आगे चलते हैं। देखो ये सवाल वापिस से लिख लो यहाँ पे, बोर्ड पॉइंट से। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है सर। ठीक है, बाकी हमने पढ़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है सर इसके अंदर। Hg+2, H2SO4 दिख गया, आपने बोला सर ये जो रिएक्शन है मेरे पास यहाँ पे एनसीईआरटी की रिएक्शन है, ये मिथा मतलब एल्काइन के लिए रिएक्शन होती है। सर यहाँ पे क्या करोगे आप, मार तो नहीं तो अब रूल तो फॉलो करो जरा। जब मैं इसमें H+ और OH- डालता हूं, तो मार्कोनी तो रूल के हिसाब से सर यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास। तो आपने बोला यहाँ पे मेरे पास बन जाता है सर, ये जो H है, ये H चला जाएगा यहाँ पे, और ये OH- चला जाएगा यहाँ पे। जो OH- वहां जाता है जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी तो रूल। तो ये लो प्रोडक्ट बना दो सर, क्या बनेगा। अब आपने बोला सर इसके अंदर मैं क्या करता हूँ सर, यहाँ पे रीअरेंजमेंट करता हूँ। तो लो रीअरेंजमेंट कर दो। क्या बोलते हैं इस रीअरेंजमेंट को, टॉटोमेरिज्म बोलते हैं सर। कहाँ पे होता है सर टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म होता है जहां पे मेरे पास इस तरह का कंपाउंड होता है। जहां पे मेरे पास इस तरह का कंपाउंड होता है वहां पे टॉटोमेरिज्म देखने को मिलता है। सर शिफ्टिंग हो जाती है, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, लो शिफ्ट करा दो। सर ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, और डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो जरा देखो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म जब आप कराओगे तो क्या होगा। टॉटोमेरिज्म कराने से आपने बोला जो कंपाउंड बनेगा मेरे पास वो ये बनेगा। ये लो सर, ये क्या बन गया, आपने बोला टॉटोमेरिज्म की शिफ्टिंग से ये मेरे पास यहाँ पे सर आपने कीटोन बना दिया। अब कीटोन बनाने के बाद आपने बोला सर यहाँ पे क्या होगा, कीटोन बनाने के बाद यहाँ पे अटैक होगा मेरे पास साइनोहाइड्रिन का। अभी अभी बताया आपको साइनोहाइड्रिन का अटैक कैसे कराऊंगा, HCN का अटैक कैसे होगा सर, ये बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड टूटने पे यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस आएगा। अब ये माइनस के पास आपने बोला यहाँ पे अटैक कराऊंगा HCN का, H+CN-। H+ जो है वो अटैक करके यहाँ चला जाएगा, CN-, सॉरी 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 सॉरी, उल्टा प्लस के बाद प्लस जो भेज दिया आपने। सर यहाँ पे CN जो है वो अटैक करेगा, तो वो CN यहाँ चला जाएगा, और H+ जो है वो इस O पे चला जाएगा। देखो जरा पीछे क्या बन जाएगा, CH3COH, CH3 और CN। उसके बाद आपने बोला सर क्या करवा दो, ये रिडक्शन करा दो। तो रिडक्शन कराओगे तो सर ये क्या बन जाएगा, अभी भी बनाया था आपने 2 मिनट पहले पीछे। तो ये रिडक्शन कराने पे मेरे पास बन जाएगा CH3, जोड़ा दिया सर, CaOH, CH3, CH2, बोलो क्लियर है क्या। सर वो देखो कुछ भी कर सकता है, वो मैं पिछले बार से देख रहा हूँ। अब वो तुम्हें बोल देता इसका मोलिकुलर मास बता दो, वो तुम्हें बोल देता इसका आईयूपीएसी नेम बता दो, वो तुम्हें बोल देता सर इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है ये बता दो, इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड है ये बता दो। वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, जैसा कि पैटर्न में दिख रहा है। तो देखो फाइनल प्रोडक्ट बनाना होता है, ये फाइनल प्रोडक्ट बना दिया तो मुझे साफ साफ दिख रहा है ये फाइनल प्रोडक्ट ऑप्शन नंबर ए से मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बोलो क्लियर है क्या। क्लियर है, आओ आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टेस्ट। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन सबसे ज्यादा तेज कौन देगा सर। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन सबसे ज्यादा तेज वो देगा जो मेरे पास यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो जो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल हो उसी को आप जो है सबसे तेज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा देना। तो आपने बोला सर कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो देखो पहले वाले ऑप्शन के लिए अगर मैं बनाता, तो आपने बोला सर मैं वहां पे Cl हटाता तो मेरे पास ये बन जाता। दूसरे वाले ऑप्शन के लिए अगर मैं बनाता, तो आपने बोला मेरे पास वहां पे Cl हट जाता, तो ये बन जाता। तीसरे वाले ऑप्शन में आपने बोला सर अगर मेरे पास वहां पे Cl हट जाता, अगर मैं वहां पे Cl हटा देता तो ये बन जाता। और चौथे वाले ऑप्शन में आपने बोला अगर मैं Cl हटा देता
तो मेरे पास ये बन जाता। अब बच्चा बोलेगा सर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये तो सबसे पहले पढ़ाते हैं क्लास में, सबसे पहले पढ़ाते हैं 3 डिग्री को टिक कर दो। नहीं, 3 डिग्री टिक होता जब मेरे पास यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन नहीं होता, मेरे पास यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होता। तब मैंने आपको बताया था, तब हम बताते हैं कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, फर्स्ट डिग्री का ऑर्डर चलता है। पर क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबिलिटी दिख रही है, क्यों दिख रही है सर, आपको कहाँ से दिख रही है रेजोनेंस स्टेबिलिटी? सर ओ दिख गया ना मुझे, जैसे मुझे ओ दिखा मुझे समझ में आ जाए यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबिलिटी आएगी। तो जब तक उस रेजोनेंस स्टेबिलिटी को डिस्कस नहीं कर लेता, मैं यहाँ पे सर आपके पास यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो आपने बोला सर जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना ज्यादा बनाएगा, आओ चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो तुमने बोला सर यहाँ पे ये प्लस चार्ज आया मेरे पास। अब वो यहाँ पे प्लस चार्ज आने की वजह से क्या होगा सर, देखो यहाँ पे ये जो प्लस चार्ज आपने भेजा, अब ये जो ऑक्सीजन के ऊपर का लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस प्लस चार्ज को चार्ज रेजोनेंस करेगा, जिसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। अब ये भी पढ़ाया पीछे 2 मिनट पहले आप। तो ये बैक बॉन्डिंग हो रही है। अब बैक बॉन्डिंग होने के कारण सर ये इसको सपोर्ट करेगा, रेजोनेंस करेगा, तो ये सर पावरफुल हो जाएगा कार्बोकेटाइन। यहाँ पे आपने बोला सर क्या हो रहा है, यहाँ पे जरा चेक करो सर। तो यहाँ पे आपने बोला मेरे पास ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर होने के साथ सर यहाँ पे मेरे पास क्या है सर, ये मेरे पास यहाँ पे प्लस आई लगाएगा, और ये देखो सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड आ गया सर। तो यहाँ पे रेजोनेंस तो होने से रहा, तो रेजोनेंस होने से रहा, तो सर आपने बोला यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है। ये मेरे पास सिंपल जो है सर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यहाँ भी कुछ नहीं है। ये मेरे पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन था, तो सर देखो ये वाले दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए थे। अब इन दोनों में मुझे देखना था 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता या नहीं होता। क्योंकि बैक बॉन्डिंग आ गई, बैक बॉन्डिंग आने के कारण सर ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो आपने बोला सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। और सर आगे चलते हैं। सर ये देखो ये सवाल जो आया आपका, ये जो सवाल है सर, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इस तरह के सवाल हम आपको क्लास के अंदर कराते हैं। तो ये जो मेरा सवाल है आज का, मेरे पास जो सवाल आए थे सर, मैं जो इकट्ठे कर पाया बच्चों से, वो मेरे पास 19 ही सवाल आए थे। एक्चुअल में जो सवाल आते हैं सर, देखो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, बच्चे से हम जितने सवाल ले पाते हैं, बेचारा बच्चा जितने सवाल याद करके ला पाता है उतना सवाल वो हमें यहाँ पे बता देता है। आओ जरा इसका आंसर चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है। देखो क्या रहा है यहाँ पे मेरे पास, सर ये मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मुझसे ई नॉट पूछना चाह रहा है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल हो गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसे सवाल हमने करे हुए हैं। एजी प्लस प्लस ई गिव्स एजी। तो एजी सर, एजी से इस पे जा रहा है, तो आपने बोला अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखता, तो ये रिएक्शन आपने मुझे यहाँ पे दे रखी है, और आप मुझसे इसका ई नॉट सेल पूछ रहे हो। तो ई नॉट सेल जब आप मुझसे इससे पूछ रहे हो, तो Fe+2 से Fe+3 जा रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है। नहीं नहीं, ऑक्सीडाइज क्यों हो रहा है सर, ये तो रिड्यूस हो रहा है। तो ये तो हो गया सर रिड्यूस, और ये सर यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सर मैं इसका ई नोट सेल लिख देता हूँ। तो इसके लिए अगर ई नोट सेल में लिखता, तो ई नोट सेल क्या आता सर मेरे पास, इसका ई नोट सेल आता, रिडक्शन के तौर पे लिखता, तो ये ई नोट सेल आता सर ई नोट एजी प्लस कन्वर्टेड इनटू एजी, और इसके लिए लिख देता तो सर ये आता प्लस ई नॉट Fe+2/Fe+3। ये लो सर, बोलो क्लियर है क्या? Fe+2 से Fe+3 जा रहा है, Fe+2 से Fe+3 जा रहा है, तो सर आपने उसको रिडक्शन क्यों लिख दिया? सही तो लिख रहे थे आप, ये तो ऑक्सीडेशन ही है, और ये भी ऑक्सीडेशन ही है सर। तो दोनों ही ऑक्सीडेशन दिखा रहे हो, तो आपने बोला ये ई नॉट सेल बन गया इसका। अब ये ई नॉट सेल जो बना सर, इस ई नॉट सेल को बनाने के लिए जरा आओ चेक करते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। अब आपने बोला अगर मैं यहाँ पे देखता हाफ सेल लिखता मैं यहाँ पे, तो सबसे पहले Fe+2 से Fe+3 जा रहा है। तो जब Fe+2 से Fe+3 जा रहा है, तो आपने बोला सर ये क्या करेगा यहाँ पे, ये एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करेगा। इसके लिए जो वैल्यू है वो आपने क्या दे रखी है सर मुझे, इसके लिए आपने मुझे वैल्यू जो है वो दे रखी है
वाई वोल्ट, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ सर, इसको मैं मान लेता हूँ, चलो ये बात ले तो वाई वोल्ट लिख लेता हूँ। फिर कह रहा है सर एजी प्लस इलेक्ट्रॉन लेके एजी में कन्वर्ट हो रहा है, तो एजी प्लस इलेक्ट्रॉन लेके एजी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये लो सर, एजी प्लस तो इलेक्ट्रॉन लेके एजी में कन्वर्ट करा दो आप। तो रुको सर, जिस ऑर्डर में लिखी हुई है उसी ऑर्डर में लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये लो सर, पहले सिल्वर की दे रखी है तो सिल्वर की लिख देता हूँ, एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू एजी, ये लिखा सर मैंने यहाँ पे। तो इसके लिए आपने मुझे वैल्यू दे रखी है सर, इसके लिए आप मुझे वैल्यू दे रहे हो, इसको मैं E1 नॉट मान लेता हूं, जो कि आपने मुझे एक्स वोल्ट दे रखा है। Fe+2 के लिए आपने मुझे जो वैल्यू दे रखी है, 2 इलेक्ट्रॉन से कन्वर्ट हो रहा है Fe में, इसके लिए जो E0 की वैल्यू है वो मैं मान लेता हूँ वाई वोल्ट। अब मुझे आप बताओ सर, ये मेरे पास जो है +2 से Fe जा रहा है, और उसके बाद ये जो है मेरे पास +3 से भी Fe जा रहा है। तो अब +3 से भी Fe जा रहा है, तो सर ये तो मेरे पास यहाँ पे एक दिक्कत हो गई। इसके लिए आपने मुझे जो वैल्यू है सर वो दे रखी है आपने मुझे जेड वोल्ट। पर जरा यहाँ चेक करो, यहाँ तो आप +2 से +3 भेज रहे हो। अब बताओ, +2 से +3 भेज रहे हो, तो +2 से +3 जाने के लिए मुझे इस रिएक्शन को कैसे लिखना पड़ेगा। तो +2 से +3 भेजने के लिए मुझे यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा सर, कि +3 मेरा सामने की तरफ आ रहा है। तो देखो, मैं इस रिएक्शन को कर देता हूँ रिवर्स, इस रिएक्शन को मैं कर देता हूँ रिवर्स। क्यों कर रहे हो सर आप ऐसा, क्योंकि Fe+3 बनाना है ना सर मुझे +2 से, तो इस रिएक्शन को मैं रिवर्स कर देता हूँ। जरा देखो, मैं रिवर्स करके लिखता हूँ, Fe कन्वर्टेड इनटू Fe3++3 इलेक्ट्रॉन। जब आप ऐसा करोगे तो मेरे पास E03 जो है वो -Z वोल्ट हो जाएगा। जब हम रिवर्स करके लिखते हैं तो मेरे पास -3 वोल्ट हो जाता है। बोलो, बात क्लियर है क्या। जरा इधर आओ, ओवरऑल रिएक्शन लिखता हूँ, जरा देखो यहाँ पे क्या होगा। तो ओवरऑल रिएक्शन जब आप लिखोगे तो आपने बोला देखो, Fe से Fe कट जाएगा सर, 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तो जरा चेक करो क्या आया। Fe+2 से Fe+3, और ये प्लस इलेक्ट्रॉन, ये आ रहा है क्या। बोलो, ये आ रहा है या नहीं आ रहा। भाई, Fe+2 से Fe+3 के लिए अगर आप वैल्यू लिखते हैं तो इसका मतलब आपको ऊपर क्या निकालना था सर, Fe+2 से Fe+3 के लिए आपको यही निकालना था क्या। तो यही आ गया सर आपके पास। अब ये क्या है, याद करो, ये क्या है सर, ये हाफ सेल है। तो हाफ सेल के लिए जब E0 निकालना पड़ता है, जो E0 निकलता है हाफ सेल के लिए, वो कैसे निकलता है सर। तो वो E0 सेल निकलता है मेरे पास वहां पे, जो हम आपको पढ़ाते हैं, तो वो निकलता है सर N1 E1 नॉट। जिन दो के बीच में एक्सचेंज करा रहे हो, तो यहाँ पे आपने बोला सर कंफ्यूज मत हो जाना, तो ये यहाँ पे चलो, ये लो E2 नॉट प्लस N3 E3 नॉट डिवाइड बाय N। ये N क्या है सर, टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज। इलेक्ट्रॉन में टोटल कितना एक्सचेंज हुआ है, ये मेरे पास N होता है। सर, ये जो वैल्यू है मेरे पास Y2, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। तो आपने बोला ये क्या लिखा हूँ, 2Y। N3 में कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है सर, तो माइनस आ जाएगा, तो 3Z डिवाइड बाय, सर N जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये 1 कर दो। तो ये सर मेरे पास जो है, ये मेरे पास किसके लिए आया, E0। ये E0 आ गया मेरे पास Fe+2 से, जब आप Fe+3 जा रहे थे। तो ये जो वैल्यू आई 2Y-3Z, इसको मैं उठा के यहां डाल देता हूं। तो आपने बोला एजी की वैल्यू तो आपने ऑलरेडी दे रखी है, इसकी वैल्यू आपने पीछे निकाल के दिखाई मुझे, 2Y-3Z आ रहा था, देख लो ये ना पीछे ये आया। तो 2Y-3Z, तो ये मेरे पास ओवरऑल E0 आ गया। तो जरा चेक कर लो, ये ओवरऑल E0 कहीं दे रखा है क्या, X+2Y-3Z, ये रहा सर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर।
बोलो क्लियर है क्या? तो सर ये जो क्वेश्चंस थे, ये वो क्वेश्चन थे जो हमारे हाथ लगे। उसके बाद हमने जो है आपके लिए इधर उधर थोड़ा सा और हाथ मारा, और कोशिश करी कि कहीं से और पता चल जाए। तो एक क्वेश्चन मुझे और मिला सर। जो क्वेश्चन था वो आपसे पूछ रहा था, ये क्वेश्चन आया था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए। सर मैंने ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रखा है बच्चों को, तो बच्चों ने व्हाट्सअप में ये सवाल पूछा था मुझसे, और बच्चों ने शिफ्ट बताई कि किस शिफ्ट में आया था सवाल। तो मैंने उनका ये सवाल जो है वो यहाँ पे ले लिया। आंसर तो मैंने उनको वहीं पे बता दिया था, पर जो बच्चे नहीं देख पाए उनके लिए ये सवाल जो है मैं यहाँ पे वापस से डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। देखिए, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, क्योंकि जैसे ही ये सीरीज खत्म करूंगा मैं आपके लिए कंटेंट अपलोड करना चालू कर दूंगा। और वो ऐसा कंटेंट डालूंगा मैं जो आपको आज से पहले जो है यूट्यूब में कभी भी नहीं मिला होगा। क्योंकि उसके अंदर सर जो है वो आपकी एक्सपर्टीज काम में आती है, उसके अंदर जो है वो आपका एक्सपीरियंस काम में आता है, और उसके अंदर आपका जो है टीचिंग मेथोलॉजी काम में आती है कि आप बच्चे को किस तरीके से अंडरस्टैंड कराते हो चीजों के बारे में। सर ये जो है, जब तक मैं क्वेश्चन उतार रहा हूँ तब तक मैं आपसे 2-4 मिनट बातें कर लेता हूँ। वैसे तो हमें बातें करने का टाइम मिलता नहीं है सर। वर्क डन इन प्रोसेस इज 0। और सी वाला जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था सर, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो सर, ये एक क्वेश्चन था जो हमें बच्चों से मिला बाद में। क्या कह रहा है ये? एक प्रोसेस है जिसके अंदर प्रेशर ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके टेम्परेचर के। तो आपने बोला प्रेशर ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके टेम्परेचर के। तो प्रेशर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तो आपने बोला ये कौन सा प्रोसेस होता है? ये लुसेंट लॉ पढ़ा है आपने? तो जब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है तो मेरे पास वहां पे वॉल्यूम क्या हो जाता है सर? वॉल्यूम मेरे पास वहां पे कांस्टेंट हो जाता है। तो ये गेल उसेट लॉ है सर, वॉल्यूम मेरे पास वहां पे कांस्टेंट हो जाता है। और जैसे ही वॉल्यूम मेरे पास कांस्टेंट होगा, कैसा प्रोसेस होता है सर? आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। तो आपने बोला पहला वाला ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिक टिक हो गया। अब क्योंकि मेरे पास इसके ऑप्शन नहीं है सर, मेरे पास क्वेश्चन आया था, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या ऑप्शन आए थे, क्या उसने पूछा था, कैसे कैसे ऑप्शन दे रखे थे, तो इसलिए मैं तीनों ऑप्शन आपके लिए चेक कर दूंगा। वर्क डन इन प्रोसेस इज 0, ऐसा ये कह रहा है। तो आपने बोला सर वर्क डन इन प्रोसेस 0 है, तो वर्क डन पता है आपको? सर वर्क डन डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या होता है आपके पास? माइनस था, सॉरी, वर्क डन क्या होता है? पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। अब आप कह रहे हो कि वॉल्यूम चेंज ही 0 है, वॉल्यूम तो मेरे पास कांस्टेंट है। तो जब ये वॉल्यूम कांस्टेंट हो गई तो वर्क डन मेरे पास क्या आ गया सर? वर्क डन मेरे पास जो है वो क्या आ गया? 0 आ गया। तो वर्क डन 0 आ गया, तो सर ये भी सही है। अब बोल रहा है इंटरनल एनर्जी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो आपने बोला सर मेरे पास आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए आप पढ़ाते हो कि फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस हमने पढ़ा हुआ है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है सर? एन सी वी डेल्टा टी। एनसीवी डेल्टा टी में आपने बोला सर डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर पे चेंज लाओगे उतना ही ज्यादा मेरे पास, उतना ही मेरे पास इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। तो आप यहाँ पे क्या कह रहे हो? इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे। तो जब आप इस टेम्परेचर को यहाँ पे इंक्रीज करोगे तो मेरे पास इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी या नहीं होगी? तो इस टेम्परेचर को बढ़ाने पे मेरे पास इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो आपने बोला ये भी सही है। तो बच्चे बता रहे थे सर ऑप्शन जो थे वहां पे कुछ इस प्रकार से थे, तो आपने बोला सर जो ऑप्शन था ए बी सी आर करेक्ट, या ऑल ऑफ द अबव, जो भी ऑप्शन था वहां पे, तो ये मेरे पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। तो सर ये जो टॉपिक था, ये जो मेरे पास सवाल थे, तो टोटल 20 सवाल मैंने आपको बता दिए मेरी तरफ से। अब जो टॉपिक है आप मुझसे पूछना चाहते हो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देखो मैं आप लोग बता रहा हूँ। बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिक के सवाल पूछ रहा है। ऑर्गेनिक को जो है आप पढ़ के चले जाना, एनसीईआरटी जो बेसिक्स है वो आपकी जो है हमेशा से गॉड फादर रही है। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एनसीईआरटी।
सर ये जो मेरे पास ड्यूमास मेथड है, थेडलियास मेथड है, टेरियस मेथड है, और जो आपने बोला मेरे पास लेसेंजर टेस्ट है, इससे सवाल पूछ रहा है सर। आयनिक इक्विलिब्रियम उसको बहुत पसंद आ रहा है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम का सवाल पूछ रहा है वो। ये ध्यान रखना आप, ये जो टॉपिक्स हैं कुछ, ये आपने बोला सर ये पढ़ूंगा। मोल कॉन्सेप्ट के सवाल पूछ रहा है। तो देखो टॉपिक आपके सब पढ़े हुए हैं, आपको केवल और केवल उनके ऊपर एक बार नजर मारनी है, उनको एक बार रिवाइज करना है, ताकि मेरे पास जो चीजें हैं वो समझ में आ जाए। इटार्ड रिएक्शन और ये जितने भी आप मेरे पुराने वीडियो देख लेना, सब में मैंने आपको जो है वो वहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखे हैं। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे जैसे वीडियो आगे चलती जा रही है, आपका जो पेपर है उससे पहले के जितने भी वीडियोज है उन सबको आप देख लेना, तो आपका पेपर जो है वो अच्छा जाएगा, ये गारंटेड है मेरी। बोलो क्लियर है? तो आज के लिए देखो इतना ही था। मिलेंगे अपन अपनी अगली वीडियो में। अब जो अगला वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूंगा उसके अंदर जेई के सॉल्यूशन तो हैं, पर क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, थोड़ा प्रेम ज्यादा बढ़ता जा रहा है, भारीपन होता जा रहा है, बच्चे डिमांड कर रहे हैं सर प्लीज हमारे अंदर थोड़ा सा डिप्रेशन आ रहा है, बोर्ड के लिए आप हमारे को वीडियो बना दो, आप हमें बता दो। तो पहले तो सबसे पहले मैं आपको बोर्ड के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर कि कैसे आप इन 10-15 दिनों में जो बच रहे हैं आप अपने मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो पहला वीडियो मैं आपके लिए वो डालूंगा, उसके बाद मैं आपके लिए वन शॉट्स डालूंगा, और उन वन शॉट में मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक, बहुत अच्छे अच्छे मेथड, बहुत ही सिंपल तरीके से कि कैसे आप उनको सॉल्व कर सकते हो और चीजों को रट सकते हो और याद कर सकते हो, समझ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था। मेरा जो स्कूल है, स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं शांति एशियाटिक जयपुर में, जहाँ पे मैं जेई डिवीजन की क्लासेस लेता हूँ, उनकी तैयारी मैंने बहुत अच्छे तरीके से करवा रखी है। बच्चों को जो है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। कुछ बच्चे हैं जो अभी कॉन्फिडेंस में नहीं आ पा रहे, उन्हें भी कॉन्फिडेंस में ले आएंगे। तो ये जो आपके लिए वीडियो था, इसमें मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। अगले सीरीज का जो है सैंपल पेपर का जो सॉल्यूशन है वो आपके लिए बनाऊंगा मैं। तो आज के लिए इतना ही था। बाय बाय ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट डे। गुड नाइट।